जानकारी हासिल करेंगे, प्रीएम्बल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे हम लोग। उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर में देखेंगे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और फंडामेंटल राइट्स के साथ में फिर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी, ठीक है। जी, और देखिए जब से ये पीपीटी जो है ना मुझे लग रहा है कि सही चल रही थी, बट आप लोगों के सामने आते ही उसने थोड़ा सा यहाँ पर में ये किया है, क्योंकि जब से ये तो बिल्कुल एकदम जब से आया हूँ तब से देख रहा था कि सब सब कुछ सही चल रहा था इसमें। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको, जैसे मैंने आप लोगों से बताया कि प्रीएम्बल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, प्रीएम्बल के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, प्रीएम्बल जो प्रस्तावना होती है ना किसी भी चीज की, इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि किसी भी बुक की एक छोटी सी समरी आपको सामने में दी गई है। आपको बताया गया है कि इसके अंदर में जो लिखा हुआ है उसका मूल मूल भाव क्या है, ठीक है, क्या उसका क्रक्स है जो अंदर में हम बात करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा संविधान किस बारे में बात कर रहा है, कैसा संविधान है ये, उसके बारे में जानकारी आप लोगों को प्रीएम्बल के अंदर में मिलेगी। हमारा जो प्रीएम्बल है वो कहता है कि हम भारत के लोग, मतलब कि हम हम जो कि भारत के लोग हैं, ठीक है, हम ये जो है यहाँ पर में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या फिर यहाँ पर में संप्रभु देश बनाने की बात करते हैं। सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई भी दूसरा देश भारत के इंटरनल मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ठीक है। हम हमारे फैसले लेने में हम लोग स्वतंत्र है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम लोग जो है हमारे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। कौन सा जस्टिस देंगे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। हम हमारे लोगों को आजादी देंगे, ठीक है, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, ये आजादी देंगे। कौन सी आजादी दी है हम लोगों ने यहाँ पर में, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमने दी है, ठीक है। विचार और अभिव्यक्ति, विचार कि भाई आपके विचार क्या है, आपकी है यहाँ पर में, ठीक है, आपकी आपकी स्वतंत्रता है, आप अभिव्यक्त कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बस कुछ भी आया यहाँ पर में जाकर जो है वो बोल दिया आप लोगों ने, ऐसा भी नहीं, ठीक है। अभिव्यक्ति भी एक संयमित रूप में होनी चाहिए यहाँ पर में। जो हमारे राजनेता लोग करते हैं कि कुछ भी होता है तो कुछ भी बोल देते हैं, अनाप शनाप, वैसा वाली अभिव्यक्ति नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर जो लोग कुछ ट्विटर के ऊपर में या फिर मान लीजिए आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर में जो है दंगा भड़काने वाली, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली, एक दूसरे को जो है या जो है आप लोग मारकाट करने वाली, नफरत फैलाने वाली जो बात करते हो, वो अभिव्यक्ति नहीं। अभिव्यक्ति मतलब एक कुछ सुंदर सा विचार है आपको, वो आप रख रहे हो, ठीक है, किसी को नुकसान ना पहुंचे यहाँ पर में। ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वेलिटी कौन कौन सी दे रहे, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वेलिटी देंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स हम लोग राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है ये बनाकर रखेंगे, ये हम लोगों ने बात की, और हमने तारीख दी है कि भाई हम आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये संविधान को अंगीकृत करते हैं, ठीक है, अडॉप्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो प्रियम्बल है हम लोगों को क्या करती है, हम लोगों को कुछ जानकारी देती है कि सोर्स क्या है संविधान का, संविधान का सोर्स क्या है, ठीक है। सोर्स क्या है संविधान का, संविधान किसने बनाया, हम भारत के लोग, हम हम ठीक है, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं याद रखना, हमने दिया है ये, ठीक है। तो हम सोर्स है संविधान का, भारत की जनता है। भारत का संविधान कैसा कैसा होगा पूरी बात की गई है इसमें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे, हम आजादी देंगे, समानता देंगे, लोगों को जो है लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स डेट ऑफ अडॉप्शन दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीएम्बल है आप लोगों का, ये बिल्कुल जो है, ठीक है, वही है आप लोगों का फ्रेंड्स जो कि 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, ओके, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था। आपको याद है, आप लोगों को एक लेक्चर जिसके अंदर में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक चैप्टर था आप लोगों का, जीएस वाले पार्ट के अंदर में मैंने आपको करवाया हुआ है। उसके अंदर में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब कि संविधान कैसा बनना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, ठीक है, कैसा हम संविधान बनाएंगे, ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी 13 दिसंबर 1946 को, तीसरे नंबर की बैठक थी ये संविधान सभा की। इसमें उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था
कि भाई हम कैसा संविधान बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो संविधान, ठीक है, सभा के अंदर में उन्होंने जो प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था, उसी को फ्रेंड्स बाद में क्या कर लिया गया, उसी को जो है बाद में, ठीक है, हम लोगों ने हमारे प्रियम्बल के रूप में थोड़ा सा हम लोगों ने उसमें प्रियम्बल के अंदर में एडजस्ट कर लिया। देखिए नेहा जी, कोई भी उसके अंदर में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आवाज में कोई दिक्कत आ रही है। आप कंटिन्यूअसली लिख रहे हो यहाँ पर में, इतने देर में आप एक बार अपना मोबाइल रिस्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि अगर आवाज में इशू आ रहा होता तो बहुत सारे लोग बोल रहे होते। मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा किसी को भी कोई इशू आ रहा है आवाज के अंदर में, क्योंकि एक भी बच्चा नहीं बोल रहा है। तो प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए। इतने देर तक लिखने से अच्छा एक बार आप चेक कर लेते, अपना अपना माइक अपना थोड़ा सा उसको चेक कर लेते तो ज्यादा बेहतर रहता वो, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को जो है फ्रेंड्स यहां पर में, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमने हमारा संविधान अपना लिया, जो कि 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में भी आ गया। अब ये प्रियम्बल वाला जो कंसेप्ट था, ये आया कि यार हमारा प्रियम्बल जो है, ओके, वो होना चाहिए करके हमारे संविधान के अंदर में सामने में भी एक होना चाहिए, सामने में एक चीज होनी चाहिए जो संविधान को डिस्क्राइब करती हो। और ये आइडिया हमको आया था फ्रेंड्स, ठीक है, यूएसए के संविधान से, कि यूएसए के संविधान के अंदर में भी उनकी प्रियम्बल है, ओके। तो यूएसए के संविधान के अंदर में भी जो है प्रियम्बल है यहां पर में। तो यूएसए के संविधान से हम लोगों ने क्या किया था फ्रेंड्स, इसको अडॉप्ट किया है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अंदर में बताया गया कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए एक एक व्यक्ति जो है यहाँ पर में करता है, और एक व्यक्ति के लिखने की वजह से, एक व्यक्ति जो है यहाँ पर में कंटिन्यूस करने की वजह से फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें फिर वो लिखने लगते हैं, कंटिन्यूस कॉपी पेस्ट करने लगते हैं, ओके। तो इसी यही चीज होती है, एक व्यक्ति स्टार्ट करता है, फिर बहुत सारे लोग उसको स्टार्ट करते हैं, पूरा का पूरा जो एक फ्लो है ना, वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। आप एक एक जगह एक स्टार्ट करेगा और बाकी लोग फिर वो करेंगे, ठीक है, बाकी मतलब 10 12 15 लोग और करेंगे, जिसकी वजह से और पूरे के पूरे जो है वो 150 200 लोगों का नुकसान होगा। एक व्यक्ति स्टार्ट करेगा, यही चीज होती है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, आप तो इतने समझदार हो ना, बाकी के 150 लोग आप लोग बताओ, आप लोगों का नुकसान नहीं होगा इसके अंदर में। अभी देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली कॉपी पेस्ट वाले मैसेजेस जा रहे हैं, 15 20 लोगों के कंटिन्यूअस कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो एक जो एक होता है ना, एक फ्लो होता है, एक मैं चीजें सोच कर आया हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, कि भाई यार ये जो प्रियम्बल है, इसको प्रियम्बल को बनाने में किसने मदद की थी, वो ये यहाँ स्लाइड में नहीं लिखा है, ये मैं आपको बताना चाहता था एक्स्ट्रा चीज, कि भाई एक मेरे को यूजीसी नेट का क्वेश्चन दिखा है, जिसके अंदर में क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो वो हम लोग उसको भी कर सकते हैं, जैसे कि जैसे यहाँ एक चीज मेरे से यहाँ पर मैं एक स्किप हुई, वो नेहा के कमेंट की वजह से, कि जो प्रियम्बल है आप लोगों का 13 दिसंबर 1946 को आप लोगों का ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डाला गया था, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है 22 जनवरी को पास हुआ था। वैसे ये मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने सोच के आया था कि मैं रिवीजन जो है आप लोगों को करवाऊंगा इस चीज की, ठीक है, तो ये मिस हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से होती है चीजें, प्लीज ये याद रखिए आप लोग। 22 जनवरी 22 जनवरी 1900, ठीक है, 47 को हमारा जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का, ठीक है, ओके। चलिए, तो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये आप लोगों का क्या हुआ था, इसको पास किया गया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अब देखिए जो हमारा प्रियम्बल है, उसके अंदर में केवल एक, ठीक है, केवल एक अमेंडमेंट यहां पर में जो है किया गया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, केवल एक बार, ठीक है, केवल एक बार अमेंडमेंट किया गया है। और वो कौन सा अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, जल्दी जल्दी से आप लोग लिखकर बताओ यहाँ पर में, पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार स्क्रीन के ऊपर में पढ़ो। अब रिस्टार्ट कर लिया सर, अब ठीक है। देखिए वही चीज है ना, कि मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, अगर आप उससे पहले ही एक बार कर लेते, उसको देख लेते, तो ये फ्लो नहीं टूटता, बाकी लोगों का नुकसान नहीं होता। लेकिन आपका कमेंट नहीं पड़े होते तो आप बोलते कि मेरा कमेंट नहीं देख रहे। लेकिन कितना सिंपल सा सॉल्यूशन था, क्लास रिस्टार्ट करनी थी। तो 3 शब्द याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए।
ये 3 शब्द ओरिजिनल संविधान हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल हमारी प्रस्तावना के अंदर में नहीं थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये राजेश उसमें भी जारी है, ये क्लास उसके अंदर में भी जा रही है, ठीक है। यूनिटी ऑफ नेशन वॉज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये यहां पर में याद रखना है आपने, ठीक है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्र की एकता थी, राष्ट्र की एकता जो है उसको यहां पर में एक और पर्सन है जो क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, मैं जस्ट अ सेकंड कॉपी पेस्ट करके, उनको समझ नहीं आ रही है बात, जस्ट मैं उनको करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे ना कमेंट्स फिर बाकी लोगों के जो कमेंट्स है, जो काम के कमेंट्स है, वो दिखाई नहीं दे रहे फिर। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स। ठीक, मैंने रिपोर्ट कर दिया है उसको, ठीक है। यहाँ से अब वो हट जाएंगे, डोंट वरी, आप लोग टेंशन ना लो। ओके, तो यूनिटी ऑफ द नेशन जो थी हमारे संविधान के अंदर में, ये यहाँ पर में हमारे प्रियम्बल के अंदर में, ठीक है, राष्ट्र की एकता, यूनिटी ऑफ, ठीक है। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स की यूनिटी ऑफ जो नेशन था हमारा, उसको क्या कर दिया गया है, यूनिटी जो था उसके जगह पे हमने क्या कर दिया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब ये शब्द हम लोगों ने और जोड़ दिया, इंटीग्रिटी शब्द जोड़ दिया है, इंटीग्रिटी यहाँ पर में, कि अखंडता जो है उसको भी सुनिश्चित रखेंगे, ठीक है। अखंडता जो है उसको भी हम लोग सुनिश्चित रखेंगे, ये यहाँ पर में याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर हम लोग आगे में बढ़े तो हमारी संविधान को आप लोग देखोगे, हमारे संविधान जो है पूरा का पूरा हाथों से लिखा गया था, ठीक है, जो ओरिजिनल संविधान है आप लोगों का। तो हमारी प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल का जो पेज है, ठीक है, इसको हमारे जो उस समय के जो आर्टिस्ट थे, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, जो जबलपुर के थे, उन्होंने उसको सजाया है। आप लोग देख रहे हो पूरा का पूरा ये यहाँ पर में, ये जो है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस तरीके से। तो ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, उन्होंने यहाँ पर में अपनी छोटी सी साइन भी की है यहाँ पर में, ठीक है। तो ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जो है यहाँ पर में उन्होंने अपनी छोटी सी साइन भी की है, राम करके उन्होंने लिखा है, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने राम लिखा है। तो प्रियम्बल वाला पेज किसने सजाया था, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था, जबलपुर के थे ये। एक छोटा सा पॉइंट था बस, वो ये याद रखना है। अब हम लोगों का जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो प्रियम्बल है, क्या इसको हम लोग संविधान का पार्ट मानते हैं। तो बेरूबारी केस जो था आप लोगों का 1960 का, उसमें संविधान सभा ने कहा कि प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट नहीं है, प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबारी मामला जो था 1960 का, ये बहुत बड़ा मामला था फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर में अगर संविधान का पार्ट नहीं है तो फिर उसके अंदर में जो लिखा है वो भी बात हमारे लिए लागू नहीं होती। लेकिन केशवानंद भारती मामला जो आया हमारे सामने में, ठीक है, 1973 में इसका फैसला आया। इसके अंदर में कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो प्रियम्बल है आप लोगों का, वो भी संविधान का पार्ट है और इसमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती केस के अंदर में प्रियम्बल जो है उसको संविधान का पार्ट माना गया, और तब से प्रियम्बल या जो हमारा प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। ये याद रखना है आप लोगों ने, संविधान का ही उसको मूल जो है अंश माना जाता है। 1995 के अंदर में इसको चुनौती दी गई थी, ठीक है। और ये केस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि भाई जो आपका प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट है। और उसके बाद से जो है फ्रेंड्स लगातार सुप्रीम कोर्ट यही कहता आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक बार अब निर्णय ले लिया 1995 के अंदर में, उस पर पुनर्विचार भी कर लिया, और उसके बाद में अब लगातार ये एक बन चुका है कि जो हमारे प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उस क्या है हमारा, ठीक है, हमारा पार्ट है, हमारे संविधान का पार्ट है। ये याद रखना है आप लोगों ने। 1995 के अंदर में LIC यूनियन ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया वाला जो पार्ट था, जो केस था, उसके अंदर में भी ये बात कर दी गई। तो सबसे पहले दो बात याद रखना है आप लोगों ने, बेरूबारी केस और केशवानंद भारती केस। प्रस्तावना के मामले में ये दो केस आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो रेफरेंस है वो आप लोगों को मैं अलग अलग जगह पे दूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है, सारे जगह पे अलग अलग रेफरेंस आप लोगों को दूंगा। लेकिन ये वाले जो दो है ये आप लोगों को याद रखना है प्रस्तावना के मामले में, ठीक है, प्रस्तावना के मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से ये पूछा जाता है इस पर्टिकुलर इसके अंदर में कि वो तीन शब्द कौन से थे जो जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
कितने बार संविधान संशोधन हुआ है आप लोगों का? केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ, ये याद रखना है आप लोगों ने। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर में। जी हाँ, 42वां जो संविधान संशोधन है उसमें बहुत सारे और भी चेंजेस हुए थे, और इसी वजह से 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ओके, लघु संविधान कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस 42वें संविधान संशोधन के जरिए किए गए थे। फंडामेंटल राइट्स जो है वो आप लोगों का अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में दिया गया है, जस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर में करते हैं आगे में इसको पूरा का पूरा डिटेल के अंदर में। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं आप लोगों को काफी सारी चीजें बताऊंगा फ्रेंड्स, ऐसी जो आप लोगों ने शायद, ठीक है, कभी सुनी ना हो। ठीक है, बहुत सारी इससे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात तो एक चीज आप लोग देख लीजिए कि हमारा जो संविधान है उसके भाग नंबर 3 के अंदर में आपका ये दिया हुआ है, भाग नंबर 3 के अंदर में। ओके, मैं पूरा ये पूरा फिर से कराऊंगा आपको, जस्ट एक हिंट दे रहा हूं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो पहले ओरिजिनली 7 हुआ करते थे, आज हमारे संविधान के अंदर में 6 फंडामेंटल राइट्स है। ओरिजिनली 7 हुआ करते थे, ओरिजिनली 7 होते थे, अब 6 है। वो 7वां वाला कहा गया, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो फंडामेंटल राइट है हमारा, जो मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार है हमारे, उसकी उत्पत्ति होती कहां से है, थोड़ा सा इसको भी समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आप ध्यान दीजिए यहां पर में। ठीक है, हुआ यूं था फ्रेंड्स, ठीक है, बात आती है इंग्लैंड की। चलो मैं आप लोगों को इंग्लैंड लेकर चलता हूं। ठीक है, इंग्लैंड चलो मेरे साथ। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लैंड के अंदर में, ठीक है, एक राजा था, ठीक है, जिनका नाम था किंग जॉन। किंग जॉन, ठीक है, किंग जॉन। अब ये जो किंग जॉन था उसकी जो जनता थी, ठीक है, और जो वहां के जो बेसिकली लोग थे, बड़े वर्ग के लोग थे, जमींदार टाइप के जो लोग थे, उन लोगों ने इससे मांग की कि भाई किंग की जो सत्ता है वो निरंकुश नहीं हो सकती, किंग को जो है जनता को भी कुछ अधिकार देने चाहिए। किंग जॉन के ऊपर में दबाव बनाया गया कि भाई जनता को भी कुछ अधिकार दो, जनता, आप हमेशा सारे के सारे अधिकार अपने पास में नहीं रख सकते, ठीक है, जनता को भी कुछ अधिकार होने चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी राजा को मजबूर किया गया वहां की प्रजा के द्वारा कि वो एक डॉक्यूमेंट साइन करे, और उस डॉक्यूमेंट के जरिए वो ये जो है लिख कर दे कि भाई अब वो जो है क्या करेगा, वो जनता को भी अधिकार देगा। तो इसी कड़ी के अंदर में जो है फ्रेंड्स, किंग जॉन जो थे, उन्होंने यहां पर में सबसे पहला एक डॉक्यूमेंट दिया आप लोगों का, किंग जॉन ने। ठीक है, 1200 1215 के अंदर में। इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। अब आप लोगों को ध्यान में आएगा कि जब जब मैग्ना कार्टा शब्द आता है, तो मैग्ना कार्टा ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति आप लोगों की कहां से हुई है। तो ये मैग्ना कार्टा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये याद रखना है कि मैग्ना कार्टा आप लोगों का 19 जो 1215 का जो डॉक्यूमेंट था, किंग जॉन ने साइन किया था अपनी जनता को अधिकार देने के लिए, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था फ्रेंड्स, मानव इतिहास के परिप्रेक्ष्य के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला भाग है आपका। तो मैग्ना कार्टा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, मैग्ना कार्टा इसको कहा गया। और उसके बाद में जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, हम उसको जो है संज्ञा दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर में मान लीजिए कि कोई है यहाँ पर में एक व्यक्ति, आप बोल देते हो कि भाई यार तू तो भाई एकदम जो है शाहरुख खान लगता है करके, तो ये हमारे मोहल्ले का शाहरुख खान है, क क क क क किरण करता रहता है, ठीक है, तो ये हमारे मोहल्ले का शाहरुख खान है, ऐसा आप लोग उसको संज्ञा दे देते हो ना। तो वैसे ही फ्रेंड, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई उसके बाद में, उन सबको मैग्ना कार्टा कहा गया कि ये तो ये मैग्ना कार्टा है। एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कह दिया आप लोगों ने, ठीक है। वुड्स डिस्पैच को, वुड्स डिस्पैच जो था, जो 1854 के अंदर में हुआ आप लोगों का, उसको आपने बोल दिया एजुकेशन का मैग्ना कार्टा है, ये आपने कह दिया यहाँ पर में। ठीक है जी, 1215 की, सर ये 1215 की बात है। तो शुभम सोनकर जी, मैं किस भाषा में बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ, 1215 लिखा भी है मैंने यहाँ पर में। ठीक है, तो किंग जॉन ने 1215 के अंदर में मैग्ना कार्टा दिया था। आप लोगों को ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, बहुत ज्यादा पुरानी बात है फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या होता है यहाँ पर में, धीरे 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 बात आगे बढ़ती है। ओके, और आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स कि फिर बहुत सारे और भी चेंज हुए अब हमारे भारत के इसके दुनिया के अंदर में। एक हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुआ आप लोगों का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ, उसके अंदर में, ठीक है, भी आप लोगों के जनता को कुछ अधिकार दिए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर में। ठीक है,
राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन करके एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था, ठीक है। इंसानों के अधिकार, राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन नाम से बनाया गया था आप लोगों का। और उसके बाद में ये बात है आप लोगों की 18, ठीक है, 79 की, 1879 की। ओके, और उससे पहले जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ऑलरेडी हमारे जो है उसके बाद में यहाँ पर में हमारा जो 1789 की बात है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1791 के अंदर में जो यूएसए है उन्होंने भी अपने संविधान संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स करके एक चीज को जोड़ा उन्होंने, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। ये इनका मूलभूत अधिकार था। अब ध्यान से समझना आप लोग कैसे कैसे चेंज हुआ। किंग जॉन जो था उसने 1215 के अंदर में कुछ अधिकार दिए अपनी जनता को, यहां से अधिकार देने की बात शुरू हुई, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद में फ्रेंड 1789 को जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, 1789 के अंदर में फ्रांसीसी क्रांति, राइट्स ऑफ मैन उस समय में बनाया गया था। फ्रांसीसी क्रांति वाला पूरा चैप्टर जो हम लोगों ने 9th-10th के अंदर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर में आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर में, ठीक है। बाकी 6 to 8 के अंदर में आप लोगों ने नहीं करना है वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। राइट्स ऑफ मैन करके, राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन करके एक उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया था, उसमें कुछ अधिकारों की बात की थी। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स 1791 के अंदर में, ठीक है, यूएसए ने भी अपने संविधान के अंदर में बिल ऑफ राइट्स जोड़ा, बिल ऑफ राइट्स। और इस बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर होकर हम लोगों ने हमारे संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट्स जोड़े थे। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर में, हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हम लोगों ने कहां से लिया, तो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हम लोगों ने लिया कहां से, ये वाले इससे, ठीक है, इससे लिया हम लोगों ने, क्योंकि ये बना था एक पूरी की पूरी प्रक्रिया को देखकर, और ये एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट था। तो हमें लगा कि यार इससे इंस्पायर होकर हम लोगों ने क्या करना चाहिए यहाँ पर में, हमारे यहाँ पर में भी करना चाहिए यहाँ पर में, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स कि 1791 के अंदर में यूएसए ने बिल ऑफ राइट्स जो आप लोगों का इंक्लूड किया था, ओके, बिल ऑफ राइट्स यूएसए ने, उसी से हम लोगों ने इंस्पायर होकर फंडामेंटल राइट को लिया है। ओके, उसको बिल ऑफ राइट्स ही बोलते हैं यार, उसका नाम ही है बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, उसका नाम ही अंग्रेजों ने बिल ऑफ राइट्स रखा है यहाँ पर में, बिल ऑफ राइट्स ही आएगा आप लोगों का उसको लिख के। नाउ हमारे भारत के अंदर में हम लोगों ने जो है फंडामेंटल राइट्स करके इसका नाम रखा है, तब तो यूएसए ने फ्रांस से लिया है। अब उन्होंने कहीं से भी लिया हो, ठीक है, या उनका कंसेप्ट हो, हम लोगों ने तो इनके डॉक्यूमेंट को आधार मानकर बनाया है यहाँ पर में। फंडामेंटल राइट्स जो है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार, अगर हम लोग बात करेंगे हमारे भारत के इसके अंदर में, तो हमने इसको डाला ही क्यों है मौलिक अधिकार। ऐसे अधिकार ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई ये अधिकार होंगे, इसको मौलिक अधिकार ही क्यों बोला। मौलिक अधिकार का मतलब बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि ये जो अधिकार है आप लोगों के, इसको छीना नहीं जा सकता। अगर ये अधिकार आप लोगों के छीन गए तो आपकी आजादी जो है वो तेल लेने चली गई, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर में। आजाद हो या फिर अंग्रेजों के गुलाम हो या किसी और के गुलाम हो, सफेद अंग्रेज के गुलाम हो या काले अंग्रेजों के गुलाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप लोगों को अगर आजादी फील करनी है तो कुछ अधिकार आपके पास में होने चाहिए। आपको तानाशाही से बचाना है, टायरानी या उत्पीड़न से बचाना है आप लोगों को, ठीक है, निरंकुशवादी सत्ता से बचाना है आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर में कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। एक ऐसी सरकार बनाना है जो कि व्यक्तियों के लिए काम करे, ना कि सरकार के ऐसा कानून जो सरकार के लिए ना हो, व्यक्तियों के लिए हो, ठीक है, व्यक्तियों की रक्षा करे ना कि सरकार की रक्षा करे। क्योंकि कई सारी जगह है जहां सरकार को बचाया जाता है, सरकार को अधिकार दिए गए हैं कि सरकार जो है जनता की भलाई के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स ये बोलते हैं कि नहीं, सारी चीजें अलग रखो, पहले व्यक्ति आता है, व्यक्ति के अधिकार है ये, ठीक है, व्यक्तियों को अधिकार, जीने का अधिकार है यहाँ पर में, व्यक्तियों को जो है यहाँ पर में समानता का अधिकार है, व्यक्तियों को यहाँ पर में जो है इक्वेलिटी का अधिकार है, व्यक्तियों को जो है यहाँ पर में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है, बच्चों को यहाँ पर में शोषण के खिलाफ अधिकार है कि वो बाल मजदूरी से उनको बचाया जाए, ठीक है। व्यक्तियों को अधिकार है, मतलब बच्चों को अधिकार है कि वो पढ़ाई कर सके, यहाँ पर में हमारे आर्टिकल नंबर 21A के अंदर में डाल दिया गया है। तो ये व्यक्तियों की बात करता है, ना कि सरकार की, मतलब हमारे लिए है। तो चलो यार कोई तो है, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो है मैडम आती है एक दिन आपकी, ठीक है, अब आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा, ठीक है, कोई आया आपके पास में, आप बहुत परेशान थे, कोई आई आपके पास में और उसने कही कि राजू
तुम टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे साथ में, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है, हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, हम मिलकर करेंगे, टेंशन ना लो, पूरी दुनिया जाए, ठीक है, बाहर में, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुमको लगेगा यार कोई तो है जो मेरे बारे में सोच रहा है ना, बाकी सब तो अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं। तो वैसे ही फंडामेंटल राइट्स आता है आपके पास में, राजू तुम टेंशन मत लो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, फंडामेंटल राइट्स आपके आपसे आके कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। तो ये व्यक्तियों की बात करता है, तुम आपके लिए बात कर रहा है वो, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है देश दुनिया वगैरह से, ठीक है, वो व्यक्तियों के लिए है, बेसिकली ये जनता के लिए है ये। ओके, ये इसकी गारंटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ली है कि भाई ये अधिकार आपको दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी लोग हैं उन लोगों को क्या किया जाए, उन लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड, सारी की सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाए। ये जस्टिशिएबल है, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलते हैं तो फंडामेंटल राइट जो है आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, मतलब ये न्यायोचित है, जस्टिफाइबल है नेचर के अंदर में, ठीक है। तो विक्टिम कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड, अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो संविधान है हमारा, ठीक है, उसमें टोटल 25 भाग है। कितने भाग है? 25, ठीक है। उन 25 भागों में से पार्ट नंबर 3 जो है वो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक को कंटेन करता है। जैसे भाग नंबर 1 है आपका, उसमें 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल है। भाग नंबर 2 जो है, जो नागरिकता से रिलेटेड है, उसमें 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल्स है, मतलब इट्स जस्ट लाइक चैप्टर्स, ठीक है। एक बुक है, उसमें चैप्टर को आप लोगों ने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो भाग नंबर 2 जो है आप लोगों का, वो बात करता है आप लोगों का नागरिकता से रिलेटेड, ठीक है। भाग नंबर 3 जो है ना, ये बात करता है आपका फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स या मूलभूत अधिकार को लेकर। इसमें 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल्स दिए गए हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है क्या? कितने लोग हैं जिसने नोटिस किया? हाथ ऊपर करना बस यहाँ पर में। ओके, देखिए क्या कितने नंबर का आएगा अनुज कनौजिया जी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना अंजू कनौजिया जी, ठीक है, आप कौन सी क्लास के लिए वो भी लिख देना आप यहाँ पर में। जी, तो देखिए ये जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक के जो आर्टिकल है आप लोगों के, ठीक है, इसके अंदर में आपने देखा होगा कि 14 से 32 तक ही आप लोग जनरली पढ़ते हो, 14 से 32 तक ही आप लोग पढ़ते हो। ओके, तो 14 से 32 तक ही पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को 12 13 14 12 13, ठीक है, 33 34 35, ये आप लोगों को आर्टिकल्स आप लोगों ने जनरली पढ़े नहीं होते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बेसिकली ये है क्या चीज करके। ओके, पूरा का पूरा। तो हम लोगों ने इसको यूएसए के, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स से लिया है। बिल ऑफ राइट्स कब लाया गया था संविधान के अंदर में यूएसए के? बताओ, अभी बताया मैंने आप लोगों को। जो बच्चा ध्यान से सुनेगा, देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, मैं ना बिल्कुल एक प्रिपेयर्ड होके आता हूँ कि क्या क्या चीजें आप लोगों को बतानी है। ओके, क्या क्या चीजें बतानी है। अंजू कनौजिया जी, कितने नंबर का आपका इकोनॉमिक्स आएगा? ये अभी फिलहाल में मैटर आपका वो नहीं है कि 6 to 8 के अंदर में कितने नंबर है। आपका अभी फिलहाल में मैटर ये है कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो आप करके, ठीक है, वो सवाल ही निरर्थक है आपका। अभी फिलहाल में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो जानना इंपॉर्टेंट है आपका? क्योंकि जितने नंबर का आएंगे उस हिसाब से मैं आपको करवा दूंगा उसको, है ना, और वहां बताऊंगा भी जब वो वाली क्लास लेंगे। उस क्लास के अंदर में पूछोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1791 के अंदर में, क्योंकि अगर मान लो कि मैं ये चीज नहीं बताता आपको और मान लो ये क्वेश्चन आ जाता आपका, तो फिर आप कैसे करेंगे? सही बात है या नहीं? आप खुद बताओ यार, आप तो इतने समझदार बच्ची हो। ठीक है, 1791 के अंदर में ये याद रखना है आप लोगों ने, 1791 के अंदर में। इसके अलावा आप लोग बताइए तब तक मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे कि हम लोगों ने इसको 1791 के अंदर में, 1791 में जो आप लोगों का ये पास किया गया था, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स, उससे लिया है हम लोगों ने इसको।
हमारे पार्ट नंबर 3 जो है इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ गया होगा कि भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। अब समझिए आप लोगों को सभी को भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट को। अच्छा, ध्यान से समझिए आप लोग, पीपीटी में बहुत संशोधन हुआ है। जी हाँ ज्योति जी, हमने आर्टिकल नंबर 3, हाँ उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, संशोधन हुआ है। तो जी हाँ, आपने देखा होगा कि आप लोगों को जो पीपीटी मैंने दी थी उसके बाद में यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर में आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में की गई है। ठीक है, तो वेल वेल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 मैग्ना कार्टा। अब आपको मैग्ना कार्टा समझ गया होगा कि इसको भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक मैग्ना कार्टा 1200 कितने में हुआ था, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से लिखो। 1215 में किंग जॉन ने इंग्लैंड के अंदर में साइन किया था जनता को अधिकार देते हुए, तो वो मैग्ना कार्टा था, तो इसको भारत का मैग्ना कार्टा बोल देते हैं हम लोग, भारत का मैग्ना कार्टा कह देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है पार्ट नंबर 3 को। चलिए, जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है उसको समझ में आ जाएगा। हमारे संविधान के अंदर में टोटल जो है फ्रेंड्स 25 पार्ट है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है आप लोगों के टोटल 25 पार्ट्स है। उनमें से जो है फ्रेंड्स आपका पार्ट नंबर 3 जो है, ओके, पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। मूल अधिकार भाग नंबर 3 जो कि 12 से 35 तक के आर्टिकल्स है आप लोगों के, आपको यहाँ पर में तो मूल अधिकार जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में मूल अधिकार आप लोगों का आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक के अंदर में दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक में दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे संविधान, हमारे जो जितने भी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स जो है आप लोगों के इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके अंदर में थोड़ा सा जो है एक डिफिकल्टी वाली सिचुएशन थी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों की बात आती है 1973 की। ठीक है, 1973 का आप लोगों का केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस जो था आप लोगों का, ठीक है, उसने कहा कि फंडामेंटल राइट्स में चेंज हो सकता है, मतलब ये परमानेंट नहीं है, ये संविधान के द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। और इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये बताया गया है कि ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे आप लोगों के, ठीक है, लेकिन अब 6 बचे। बट फंडामेंटल राइट्स के पूरे के पूरे पार्ट को एक साथ नहीं हटाया जा सकता, उसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, कुछ जोड़े जा सकते हैं, कुछ घटाए जा सकते हैं। आप बोलोगे कि पूरा का पूरा जो है आप लोगों का फंडामेंटल राइट्स ही हटा देते हैं, ये संभव नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में आता है, मूल संरचना में आता है हमारा। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो आप लोगों के क्या है, 6 फंडामेंटल राइट्स है। अब हमारे ओरिजिनली 7 हुआ करते थे, 7 से 6 करने के पीछे हमारा जो है जो सबसे बड़ा हाथ है वो है आपका केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर में जो आया था आप लोगों का, केशवानंद भारती केस, इसने यहाँ पर में बताया आप लोगों को। आर्टिकल नंबर 31 जो है इसको हटा दिया गया है आपका, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, 44वें नंबर के संविधान संशोधन के जरिए, 44th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको हटा दिया गया है और आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है फ्रेंड्स, पॉइंट है फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले 31 में था, आर्टिकल नंबर 31 में था फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति रखने का अधिकार। लेकिन बहुत सारे लोग कोर्ट चले जाते थे कि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर मान लो कि सड़क बनानी है और उनके उनके जो जमीन है उसको लिया जा रहा है, ठीक है, सड़क बनाने के लिए सरकार अधिग्रहण कर रही है सरकार उसको, तो लोग कोर्ट चले जाते थे, या जो जमींदार वगैरह लोग होते थे वो लोग कोर्ट चले जाते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर में क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया, क्योंकि अगर फंडामेंटल रहेगा तो कोर्ट जाने का अधिकार रहता है आप लोगों को, इसको हटाकर जो है केवल लीगल राइट बना दिया गया आप लोगों का आर्टिकल नंबर 300A के अंदर में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया है, इसको एक नया आर्टिकल बना दिया गया है कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी आपका केवल और केवल एक कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल नहीं है आप लोगों का। अब ये केवल और केवल एक कानूनी अधिकार है, एक लीगल अधिकार है आपका, फंडामेंटल नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए। तो ये एक चीज याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि भाई पार्ट नंबर 3 से हटाकर पार्ट नंबर 12 के अंदर में इसको डाल दिया गया है। ओके,
तो आर्टिकल नंबर 300A कौन से भारत के संविधान के कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर, ठीक है, 12 के अंदर में है ये, अब पार्ट नंबर 12 में, ठीक है, जहां पर में विधिक अधिकार आप लोगों को दिए गए हैं केवल। तो कानूनी अधिकार है, 44 से संविधान संशोधन के जरिए इसको किया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। हमारे संविधान के अंदर में आप लोग देखोगे ये 6 अधिकार है आप लोगों के पास में अभी अवेलेबल। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। समानता का अधिकार, जिसमें आपके 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल्स दिए गए, 5 आर्टिकल्स इसमें है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो 4 ही है। अरे भाई 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे गिनना होता है, कुछ पता है क्या? एक 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 जो है ना यहाँ पर में एक बच्चा था, ठीक है, मतलब वो ग्रेजुएट है, ठीक है, कंटिन्यूअसली लिखे जा रहा है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट एक क्लास के अंदर में। सर लेकिन वो तो 4 ही है, आपने 5 क्यों बोला? सर वो तो 4 है, 14 से 18 तक 4 ही तो है, वो 14 से 18 के बीच में 4 कही तो। अरे मेरे भाई इतना छोटा सा लॉजिक है यार, 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसा उंगली पे गिन लेता है यार कम से कम। कॉपी पेस्ट किया जा रहा था, कंटिन्यूअसली कॉपी पेस्ट। उसको लग रहा था कि भाई उसने मतलब कितना बड़ा एक फ्लॉ ढूंढ लिया करके उसने। ऐसे होता है, वो जो कॉपी पेस्ट करते हैं ना कई सारे लोग, उनको लगता है कि उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा कुछ तो भी खोज लिया है करके। तो राइट टू इक्वेलिटी जो है फ्रेंड, समानता का अधिकार, ये याद रखना है आप लोगों ने। 14, 15, 16, 17, 18। तो राइट टू इक्वेलिटी में कितने आर्टिकल है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में आप लोगों का। तो 5 आर्टिकल से आप लोगों के, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, 5 आर्टिकल से, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों का यहां पर में 19 से लेकर 22 तक है। अब मुझे बताओ कि इसमें कितने आर्टिकल से आप लोगों के 19 से 22 के बीच में? ये भी सवाल आप लोगों के लिए उठता है। 19 से 22 के बीच में जल्दी जल्दी से बताओ, गिनो। कुछ लोग बोलेंगे कि 3 ही है सर, 19 से 22 के बीच में 3 की गैप होती तो 3 है। कुछ लोग बोल देंगे 4 है करके। लो ठीक है, बताओ। तो देखो रॉबिश कुमार ने 3 बोला है, 3 है करके। अरे भाई 19, 20, 21, 22 4 बोला है किसी ने, ठीक है। कुछ लोग हैं जो 4 वाले आए हैं अभी। ओके मेरे नन्नो, मेरे मुन्नो, ठीक है, चंगू मंगू, ठीक है, आओ इधर आओ तुम लोग, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19, 20, ठीक है, 21, 22 ये 4 हो गए। और ये कौन करेगा बेटा? मेरा लाल, ठीक है, ठीक है, 21। और ये 21A को कौन करेगा? 21A भी तो आर्टिकल जोड़ा है ना आप लोगों ने? अरे 21 जो ए जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है आप लोगों ने? 21A जोड़ा है ना आप लोगों ने? तो 21A भी है इसी के अंदर में। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर में आता है, वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर में। ओके, तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19, 20, 21, 21A एंड 22 आप लोगों का। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 ही आर्टिकल है, 23 और 24 आप लोगों का है, 23 एंड 24, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में दिया गया है आप लोगों को, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और एजुकेशनल राइट्स आप लोगों के, सांस्कृतिक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 और 30 में दिए गए हैं। और आप देखोगे 31 को डिलीट कर दिया गया है, तो 31 है नहीं यहाँ पर में, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32 के अंदर में दिया गया आप लोगों का। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब अगर ये वाले अधिकार आपको नहीं मिल रहे तो आप कोर्ट जा सकते हो। एक एक करके बात करेंगे हम लोग यहाँ पर में, लेकिन उससे पहले जो है फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, जो पार्ट नंबर 3 है, उसमें बात की गई है कि भाई ये 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल्स रहेंगे। जबकि हम लोगों ने कहा कि जो हमारे मेन आर्टिकल्स है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक ही है। तो पहले और बाद के आर्टिकल्स क्या है वो भी तो समझने वाली बात है। पहले और बाद के क्या है, तो 13, 14 पढ़ाऊ कि नहीं पढ़ाऊ मैं आप लोगों को? 12, 13 पढ़ाऊ कि नहीं पढ़ाऊ आप लोगों को? 12, 13 भी तो बताना पड़ेगा। तो 12 के अंदर में आर्टिकल नंबर 12 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात की गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात की गई है आप लोगों की, कि जहां जहां पर में हम स्टेट बोलेंगे, ठीक है, वहां वहां पर में आप क्या समझना, ठीक है, स्टेट के अंदर में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की पार्लियामेंट भी स्टेट का पार्ट है। अब स्टेट मतलब वो राज्य सरकार, बिहार स्टेट में रहते हैं सर हम, उत्तर प्रदेश स्टेट में रहते हैं सर हम, यहाँ रहते, वो वाला स्टेट नहीं। यहाँ स्टेट का मतलब क्या है वो बताया गया, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर में बच्चे भसड़ मचाएंगे, ठीक है। जब दानिश सर पढ़ा रहे होंगे तो संविधान निर्माता लोगों ने पहले ही सोच लिया कि यार दानिश सर पढ़ाएंगे
ठीक है, उस समय में फिर वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर में वो लोग कंफ्यूज होंगे, फिर बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि कंट्री होता है, प्रीति बोलेंगे कंट्री होता है, ठीक है, सरफराज अंसारी बोलेगा कंट्री होता है करके। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, उनको भी बता देना प्रीति और सरफराज को कि भाई स्टेट का मतलब केवल कंट्री नहीं है, स्टेट का मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी है, स्टेट का मतलब जितने भी राज्यों की लेजिस्लेचर है वो भी है, और उनके द्वारा बनाए गए सारे कानून स्टेट के अंदर में आएंगे आप लोगों के। इवन जो है फ्रेंड्स, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कार्यपालिका चुनी जाती है, मतलब मोदी सरकार, और जो सारे के सारे जो चीजें हैं वो, या राज्यों की सरकारें, वो सारी की सारी स्टेट में आएंगी। म्युनिसिपैलिटीज, लोकल गवर्नमेंट, हर चीज आएंगी। सरकार से अगर आपने 1 रुपया भी लिया है कोई भी कंपनी ने, तो वो भी स्टेट की कैटेगरी के अंदर में आएंगी। ओके, वो भी स्टेट की कैटेगरी के अंदर में आएंगी। तो भाग नंबर 12 के अंदर में आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, कि भाग नंबर 12 के अंदर में आपका राज्य शब्द की परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द को, कि राज्य शब्द क्या है आप लोगों का, उसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देखेंगे आप सभी। जी, स्टेट शब्द इसलिए डाला गया है यहाँ पर में, क्योंकि आगे में बताना है ना, हर जगह पे ये सारा पूरा का पूरा थोड़ी लिखेंगे, तो इनके जगह पे हमने स्टेट शब्द लिख दिया है। और जहां जहां बोला है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी के भी साथ में, स्टेट जो है भेदभाव नहीं करेगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, तो मतलब ना तो ये भेदभाव करेगा किसी के साथ में, ना तो ये भेदभाव करेगा, ना ये भेदभाव करेगा, ना ये भेदभाव करेगा, या फिर सरकारी पैसा जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है वो भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पर में ये चीज हो गई है आप लोगों की। ठीक है, तो राज्य को परिभाषित किया गया है कि जहां जहां राज्य शब्द है, ठीक है, वहां क्या क्या आप लोगों ने समझना है। हर वह चीज जो सरकारी पैसा इस्तेमाल करती है वो राज्य है। ओके, इवन आप लोग जब सरकारी टीचर बन जाओगे और आप लोग सरकारी तनख्वाह ले रहे होंगे, तो आप भी स्टेट हो जाओगे। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप पाए गए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए, या फिर किसी के धार्मिक रूप से सेक्युलरिज्म को तोड़ते हुए कहीं पे आपने पोस्ट कर दिया, तो आप लोगों की नौकरी जा सकती है। बीपीएस ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, बीपीएससी क्या है आपका? ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट संविधान से बना हुआ है, और बीपीएससी पैसा आप लोगों को पता है राज्य सरकार से लेती है, तो वो स्टेट में आएंगी। सारे के सारे कोर्ट भी, इवन कोर्ट भी स्टेट के अंदर में आएगा। यहाँ पर मैं किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं कर सकते। हर वह चीज, ठीक है, हर वह चीज जो सरकारी पैसे का इस्तेमाल करती है, ओएनजीसी, सेल, एलआईसी, आप लोग हो, ठीक है, जो भी अगर आपने जरा सा भी किया, आपने हिंदू मुस्लिम भी किया तो भी, ठीक है, कायदे से बाय लॉ आपकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि आपने you being a state has discriminated against a person, and it is a very heinous crime against our संविधान, our constitution, and you can be sacked according to this। आप लोगों को वहां से हटाया जा सकता है। तो जब भी टीचर बन जाओ, ध्यान रखना, अभी से आदत डाल दो। कोई भी इस तरीके के जो है ग्रुप्स है जहाँ हेट्रेड फैलाई जाती है, या भेदभाव होता है, या कोई भी चीज होती है, वहां से अपने आप को अलग कर लो। ओके, आर्टिकल नंबर 13 कहता है आप लोगों से कि भाई कोई भी कानून हम ऐसा नहीं बनाएंगे जो हमारे संविधान में पार्ट नंबर 3 के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता हो। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स ने बोला कि भाई आपको जीने का अधिकार है, और आपने एक ऐसा कानून बना दिया कि भाई हम जो है वो देखते से गोली मार देंगे लोगों को। ठीक है, ओके। तो अनुच्छेद 13 जो है वो कानून के संगत में कंसिस्टेंसी ऑफ लॉ बोलता है, मतलब कि कानून जो है ऐसे बनने चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हो, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में ना हो। तो ऐसे सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कानून जो है वो न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के अंदर में आएंगे। कोर्ट फैसला करेगा कि क्या वो फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है या नहीं। अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है तो उसको हटाया जा सकता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, लेटेस्ट वाला जो मैं हमेशा देता हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स, वो है आप लोगों का एनजैक का। ठीक है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, ये 2015 के अंदर में आया था आप लोगों का, मोदी सरकार लेकर आई थी इसको। उन्होंने कहा कि जो जजेस की नियुक्ति है उसमें सरकार का भी रोल रहेगा। आप लोग मुझे बताओ, आप तो इतने समझदार बच्चे हो, ठीक है, हो ना मेरे प्यारे प्यारे से समझदार वाले बच्चों। आप बताओ कि जजेस की नियुक्ति जो है सरकार के, जजेस की नियुक्ति में सरकार का कोई भी रोल होना चाहिए क्या? मोदी जी का बस चलेगा तो वो तो अमित शाह को बना देंगे, राहुल गांधी का बस चलेगा तो वो तो किसको बना देंगे? ठीक है, दिग्विजय सिंह जी को बना देंगे। अलग अलग लोगों, अपने अपने लोगों को बना देंगे, वो लोग जज बना देंगे उन लोगों को। ठीक है, नहीं ना? तो जज के नियुक्ति के अंदर में सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपने लोगों को बिठा देंगे वो लोग।
और न्याय पाने का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है आप लोगों का, न्याय पाना, न्यायिक अधिकार आर्टिकल नंबर 32 के अंदर में, ठीक है, आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, देखिए कैसे कान मरोड़ा, सरकार के कान कैसे मरोड़ा, देखो यहां पर मैं एनजेक लाए कि सरकार कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में सरकार भी हस्तक्षेप करेंगी, सरकार भी अपने प्रतिनिधि भेजेंगी और मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन जज होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए करके। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा भाई ये बहुत गलत है, लेकिन इसको खत्म कैसे करे, इसको क्वेश करना है, इसको खत्म करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे पास में एक हथियार है आर्टिकल नंबर 13, और ये हमें अधिकार देता है कि अगर कोई भी कानून बना जो फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो उसको खत्म किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दी, यहाँ पर में आपका कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के। लेकिन एनजेक कैसे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बोला कि आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 ये नागरिकों को अधिकार देता है कि अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 32 खुद अपने आप में क्या है, फंडामेंटल राइट है। अगर जजेस सही नहीं होंगे तो फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल नंबर 32 है उसका मकसद ही डिफीट हो जाएगा, क्योंकि फिर उनको न्याय नहीं मिल पाएगा सही से, उनके फंडामेंटल राइट की सही से रक्षा नहीं होगी। तो फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए जो आर्टिकल दिया गया आर्टिकल नंबर 32 उसको बचाने के लिए हम इस एनजेक को क्वेश करते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या तरीका निकाला उन्होंने, मतलब कि भाई इसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि जजेस अच्छे रहेंगे तभी जो है फंडामेंटल राइट्स की रक्षा हो पाएंगी, और फंडामेंटल राइट्स को बचाना हमारा अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हमको दिया गया है कि कोई भी कानून इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए फंडामेंटल राइट के, और हमारे को डिसीजन का अधिकार दिया गया है जुडिशियल रिव्यू का। तो हम लोग जो है यहाँ पर में इसको करते हैं, यहाँ पर में हटाते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार आर्टिकल नंबर 13 में दिया गया है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। और ये कंसेप्ट हम लोगों ने कहां से लिया है, ये भी कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया है, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट यूएसए के संविधान से। ओके, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार जो है हम लोगों ने यहां से लिया, यूएसए से लिया है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। बताओ रुखसार अंसारी, क्या सवाल है? थैंक यू पुष्पा जी। तो आप लोगों का जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हटा दिया गया है। ये आर्टिकल नंबर 31 में था पहले, इसको यहां से डिलीट करके कहा डाल दिया गया है आप लोगों का, ठीक है, ये डाल दिया गया 300A के अंदर में, ठीक है, 300A में। वैसे एक आर्टिकल और था आर्टिकल नंबर 31 के साथ में 19F, ठीक है, 19F था आपका, उसको भी डिलीट कर दिया गया है। ओके, उसको भी डिलीट कर दिया गया। वो भी आप लोगों को ये अधिकार देता था कि आप जो है भारत के अंदर में कहीं पे भी जाकर संपत्ति खरीद सकते हो, तो वो संपत्ति खरीदने का जो अधिकार था आपका 19F के अंदर में, उसको भी खत्म कर दिया गया है। राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सारे के सारे आर्टिकल्स हम लोग अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर में। ओके, 19F को डिलीट ही कर दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर आप लोगों का 14 से लेकर 18 तक की। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक के जितने भी आर्टिकल्स है आप लोगों के, अगर ये पूछा जाए कहां पर में है, तो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक के जितने भी आर्टिकल्स है, याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, ये राइट टू इक्वेलिटी समानता के अधिकार के अंदर में आते हैं, ठीक है। वो आप यार मिल जाएगा आपको ना, 1 तारीख से स्टार्ट होगा ना वो, तब दिखेगा। पे नहीं करना है आप लोगों में से किसी को भी, आप लोगों से एक भी पैसा नहीं चाहिए, डोंट वरी, 1 रुपए भी पे नहीं करना है आप लोगों ने, सभी लोगों के लिए फ्री है। आ जाओ इधर में, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार। यहां पर मैं एक समानता का अधिकार लेना चाहूंगा कि जो क्लास को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है,
ऐसा रखते हैं हम लोग, क्योंकि 250 बच्चे देख रहे हैं, 250 एक आध की वजह से 250 बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो भी बच्चा बाकी लोगों को नुकसान करेगा, ठीक है, उसको हम लोग वो वाली बैच वो उसमें नहीं करेंगे एनरोल, ठीक है, फ्री में, जो डिस्टर्ब करेगा। चलिए, तो वहां पर में समानता के अधिकार का हनन कर देंगे हम लोग। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार है यहाँ पर में। तो जब जब आप लोगों की बात आएंगी कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये किसके अंदर में आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, तो ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर में आता है आपका। तो आपको कानून के विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, और विधियों का समान संरक्षण। मतलब आप लोगों को केवल समक्ष कोई भी कानून हो उसके समान समानता ही नहीं है, ठीक है, कानून जो है आप लोगों की समान रूप से संरक्षण भी करेगा। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि अगर कोई भी क्लास को डिस्टर्ब करेगा तो उसको हम लोगों को बाकी बच्चों को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए उससे, ठीक है, ठीक है, बताइए, बाकी लोगों को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए हम लोगों ने उससे, उस व्यक्ति से, बाकी के क्लास को बचाना चाहिए ना। तो विधि जो है बचाती भी है आपको, समान रूप से सबको बचाएंगी भी, संरक्षण भी करेंगी। तो फ्रेंड्स, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ओके, ये दोनों के दोनों आपको मिली है। मतलब कि अगर आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर कानून के सामने दो व्यक्तियों ने एक जैसा गुनाह करके गए हैं तो एक जैसी सजा मिलनी चाहिए दोनों को, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको कम सजा दो, कोई छोटा व्यक्ति है तो उसको ज्यादा सजा दे दो, ऐसा नहीं, ठीक है, समानता होनी चाहिए। लेकिन अगर एक व्यक्ति को बचाया गया है तो दूसरे व्यक्ति को भी बचाओ। मतलब अगर एक व्यक्ति ने क्लास को डिस्टर्ब किया, अगर हम उससे उसको हम लोग बाहर कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो भी डिस्टर्ब करेगा उसको भी बाहर कर देंगे हम लोग। समानता होनी चाहिए ना भाई, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल नंबर 14 में दिए गए हैं। विधि के समक्ष समानता, समान रहेगा आपको, अगर सजा मिलनी है तो समान मिलेंगी, अगर बचाव करना है, संरक्षण होगा तो भी समान रूप से होगा। विधि के समक्ष समानता, ये वाला जो कंसेप्ट है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला, ये कंसेप्ट लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। और इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिका के संविधान से कंसेप्ट लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश मूल से आया है, मतलब हम लोगों को वहां से ये कंसेप्ट मिला, और विधि के समक्ष समानता अमेरिका के संविधान से मिला है आप लोगों को, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 15, ये भी कौन से वाले पार्ट में आता है आप लोगों का, राइट टू इक्वेलिटी के अंदर में आता है। राइट टू इक्वेलिटी के अंदर में 14 से 18 तक के आर्टिकल्स है। तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से बचाने का अधिकार, आप लोगों को फ्रेंड्स किसी भी तरह से, ठीक है, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, वर्ण के आधार पर, ठीक है, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर, या जन्म के स्थान के आधार पर आप लोगों के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप इस धर्म के हो इसी वजह से आपको ये स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, या ये अधिकार नहीं दिया जाएगा, इस जाति के हो इस वजह से नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आप किसी खास वर्ण से बिलोंग करते हो इसी वजह से आपको नहीं दिया जाएगा, काले गोरे या कोई अलग मतलब वर्ण के हो आप इस वजह से नहीं दिया जाएगा आपको, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ओके, तो राज्य, आप लोग कह रहे थे ना कि राज्य शब्द क्यों डिफाइन किया है, स्टेट शब्द यहाँ है। तो स्टेट का मतलब हर वह चीज जो सरकार जो है हमारे सरकारी पैसे का इस्तेमाल करता है, हर वह चीज आपके साथ में इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, ठीक है, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, या इनमें से कुछ भी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो रेस के आधार पर आप लोगों का, या फिर आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर में कि रेस मतलब बेसिकली वर्ण व्यवस्था जो होती है ना, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उसके आधार पर आप लोगों के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ओके, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आपको पानी भरने इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप शूद्र हो, ठीक है, या फिर आप लोगों को रेस्टोरेंट में एंट्री इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि आप मुस्लिम हो, ठीक है, या फिर आप लोगों को जो है मान लीजिए खेलने इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप छोटी जाति के हो, मान लीजिए सो कॉल्ड। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता, इवन पब्लिक प्लेसेस के ऊपर में भी, ठीक है, कोई भी। और ये बात स्टेट के ऊपर में भी लागू होती है, ठीक है, और ये बात नागरिकों पर भी लागू होती है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं कर सकते आप लोग किसी के भी साथ में। अगर आप लोगों ने भेदभाव किया तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोग समझ लीजिए कि वही चीज है, आप लोगों को सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा आप लोगों को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए कौन से वाले भाग में, जल्दी बताइए, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 का क्वेश्चन। हाँ, वो
भेदभाव जाति के आधार पर हो रहा है, वो मैं बताता हूँ आपको क्यों हो रहा है करके। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए भाग नंबर 3 के अंदर में, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, ये कहां पर में दी गई है आपको? विधि के समक्ष समानता रहेगी आप लोगों को। विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है आप लोगों का, ठीक है, आर्टिकल नंबर 14। और आर्टिकल नंबर 15 जो है भेदभाव से बचाता है आप लोगों को, भेदभाव से बचाव का अधिकार है आप लोगों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष सुरक्षा प्रदान करता है? बीपीएससी हेडमास्टर का क्वेश्चन, बताओ। अब ये इतना इजी क्वेश्चन बीपीएससी हेडमास्टर का, आप लोग जो है पता नहीं क्या कमेंट में क्या 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 करते रहते हो, और आप देखिए क्वेश्चन में क्या आया है। इसीलिए बोलता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो पूरा फोकस यहाँ रखा करो, मेरी बातों पे रखा करो, क्योंकि कब मैं जो है बोल रहा हूँ, कौन सी वाली बात इंपॉर्टेंट वाली बोल रहा हूँ आप लोगों को, वो आप लोग स्किप नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। जब मैं आप लोगों से कह रहा था कि व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा, मतलब समानता भी रहेंगी और कानून सुरक्षा भी प्रदान करेंगे आप लोगों को, तो अभी आपको जब मैंने बताया तो आर्टिकल नंबर 14 में, और ये कहाँ पूछा गया आप खुद देख लीजिए, प्रिंसिपल की एग्जाम में, और आप टीआरई की एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश से संविधान से लिया गया? 68वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया, लो, ठीक है। कानून के समक्ष समानता किस देश से संविधान से लिया गया है? ये भी आप लोगों को अभी बताया मैंने। अगर मान लो ये अभी स्किप होता कमेंट्स कमेंट्स के चक्कर में, बहुत सारे लोग जो कॉपी पेस्ट करते हैं उसके चक्कर में, तो कितना नुकसान हो जाता, आपका खुद का भी होता ना जो कर रहा है उसका। तो कानून के समक्ष समानता, दो चीजें हैं आप लोगों की, कानून के समक्ष समानता और कानून के द्वारा समान रूप से संरक्षण। जो समानता है वो ब्रिटेन से लिया गया है, और जो संरक्षण वाली बात की गई है कि कानून जो है वो आप लोगों का संरक्षण करेगा, समान रूप से संरक्षण करेगा, तो वो हमने यूएसए से लिया है कि समान रूप से संरक्षण, प्रोटेक्शन जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन वाली बात आप लोगों की कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। लेकिन समानता, समानता वाली बात आप लोगों की ब्रिटेन से ली गई है। ये दो चीज थी जो आपको याद रखना था। 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, आप लोग खुद देख लीजिए, ठीक है। तो इसी वजह से पूरा फोकस रखा करो पढ़ते समय, ठीक है, जो चीज बता रहा हूं। यहां पर मैं धर्म के आधार पर, ठीक है, रेस के आधार, मतलब वर्ण के आधार पर या वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल नंबर 15 में दिया है, भेदभाव से बचाव का अधिकार। ना तो स्टेट, पहले बोला गया स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, राज्य, और राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 में दे दी गई है। और उसके अलावा बाद में बोला गया उसी आर्टिकल के अंदर में कि कोई भी नागरिक भी भेदभाव नहीं कर सकता, मतलब आप भी भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ में इस आधार पर कि आपकी कटिंग की दुकान है, सलून की दुकान, और कोई यहाँ पर मैं मान लीजिए कि कोई, मान लो कि कोई एक धर्म विशेष का व्यक्ति आपके यहाँ पर में जो है शेविंग बनाने आ गया, और आपने बोला कि नहीं हम आपका नहीं बनाएंगे करके, क्योंकि आप इस धर्म के हो या इस जाति के हो, तो वो आप लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, मतलब, या पानी नहीं भरने दे रहे हो किसी को, तो ये चीज हो जाएगी आपकी। आर्टिकल नंबर 16 ये बोलता है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में, सरकारी जो जॉब्स है उनके मामले में आप लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। धर्म, जाति, ठीक है, ये वर्ण, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के स्थान के आधार पर किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब रोज, सिंपल भाषा में आप लोगों को बताऊं ना, अगर मैं, क्या आप लोगों ने याद रखना है? आप लोगों ने याद रखना है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के मामले में आप लोगों को, सरकारी रोजगार के मामले में इक्वालिटी दी जाएगी, कोई भी सिटीजन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और ये अधिकार केवल और केवल भारतीय लोगों को हासिल है, फॉरेनर्स को नहीं, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। आर्टिकल नंबर 16 केवल भारतीय नागरिकों को हासिल है, फॉरेनर्स को नहीं है, खुद भी समझ जाना। बुला लू ओसामा बिन लादेन को इधर में,
कि आजा भाई टीआरई की वैकेंसी चल रही है, भर दे। ट्रम्प चचा को बुला लू, उधर इलेक्शन हार गए तुम, चाचा टेंशन ना लो, इधर में वैकेंसी निकली है, आ जाओ करके भर दो। हम्म। बड़ी वैकेंसी निकली है, 2 महीने के अंदर में तुम्हारा हो जाएगा करके काम। नहीं ना? ठीक है। तो केवल भारतीयों को हासिल है, या फॉरेनर्स को नहीं है ये अधिकार आपका। आर्टिकल नंबर 16, इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी